नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में मिशन 25 की राह में सुपर 19 को मैदान में उतार दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या जिनको मैदान में उतारा गया उनमें जीतने का दम है? क्या उनके दम पर दोनों ही पार्टियां जीत की राह को आसान कर पाएंगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है जिसने 5 विधानसभा हारे नेताओं को लोकसभा में उतार दिया है, जिसके बाद सवाल खड़ा होता है कि जो एक विधानसभा नहीं जीत पाए, क्या वो 8 विधानसभा जीत पाएंगे? इसके अलावा उनको मैदान में उतारा गया जो पहले लोकसभा का चुनाव हारे, फिर विधानसभा का चुनाव हारे और अब लोकसभा के चुनाव में मैदान में एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस के पास नेताओं की कमी है जो बार बार उन्हीं नेताओं पर दाव लगाया जाता है? इसके अलावा 19 में से सिर्फ 3 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, जबकि वादा राहुल गांधी ने 50% का किया था। तो क्या वादे पर भरोसा नहीं करना चाहिए? इसके अलावा क्या एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देना कांग्रेस में रवायत बन गई है, चाहे किसी भी सीट से क्यों ना दिया जाए? इसके पीछे मकसद सिर्फ मुस्लिम वोट को हासिल करना है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो सर्वश्रेष्ठ सांसद का टिकट काटती है और 19 में से किसी महिला उम्मीदवार को टिकट नहीं देती, न ही किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारती है। इस बीच बाबा बालकनाथ को टिकट दिया जाता है और ज्यादातर सांसद को रिपीट कर दिया जाता है। तो क्या दोनों ही पार्टियों में पुरानों पर भरोसा है? रिस्क लेने से डरते हैं? महिलाओं, युवा और मुस्लिम को तवज्जो देने की बातें सिर्फ बातें रह जाती हैं। इस बीच क्या जिनको टिकट दिया गया है उनमें जीतने का दम है? आज सवाल यही और जवाब तो देना पड़ेगा। तो क्या मिशन 25 की राह में जिन सुपर स्पेशल 19 को मैदान में अभी तक दोनों ही पार्टियों की तरफ से उतार दिया गया है उनमें जीत का दम है? आज बात इस मुद्दे पर और इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता नीरज जैन जी, कांग्रेस नेता सुमेर चारण जी और राजनीतिक विश्लेषक अवधेश आकोदिया जी। सुमेर चारण जी, चर्चा मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। जरा बताइए सर, जो लोकसभा का चुनाव हार गए, फिर विधानसभा का चुनाव हार गए, उनको एक बार फिर से लोकसभा के मैदान में उतारा जा रहा है, क्या यही जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार हैं? देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी के अभी लोकसभा जो चुनाव हुए हैं, अभी हो रहे हैं, उनमें काफ़ी विधानसभा चुनाव को देखा गया है। विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने 2-3 सर्वे करवाए गए थे, जो सर्वे के हिसाब से टिकट दिया गया था। और वर्तमान में लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी हमने 2-3 सर्वे करवाए थे। उसमें शक्ति भी एक माध्यम है। शक्ति हमारा बूथ स्तरीय एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है दिल्ली से, तो उस तहत जो सर उसी आधार पर तो विधानसभा में भी टिकट बांटे गए होंगे, उसी आधार पर बीते लोकसभा में भी टिकट बांटे गए होंगे। मेरा सवाल यह कि जो लोकसभा हार गए, जो कांग्रेस की लहर जिसका दावा कांग्रेस करती है उस लहर में भी हार गए, अब उनको वापस टिकट दिया गया। या तो ये कहिए कि उन सीटों पर कांग्रेस के पास कैंडिडेट है ही नहीं, या फिर जो नेता उन्होंने कैंडिडेट को पनपने ही नहीं दिया। हमारा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारा कार्यकर्ता उस उम्मीदवार से खुश है क्या, और वो कार्यकर्ता वहां खुश है, हार जाए या जीत जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखिएगा, हमारा कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, वहां से विद्रोह की आवाज आई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विद्रोह की आवाज आई वहां से? वो लोग भले चुनाव में नकार दिया हो उन लोगों ने, पर फिर भी वो पूरे 5 साल जनता के बीच में डटे रहे हैं, जिसकी बदौलत उनको विधानसभा का टिकट मिला है। और विधानसभा में 5 साल डटने के बाद हार गए। विधानसभा में भी अगर वो उम्मीदवार हार गए हैं, फिर भी जनता की सेवा में वो तत्पर हैं। हमारे सभी सर्वे में, ये कौन सी सेवा है जिस पर जनता को हमारे भरोसा नहीं होता? कांग्रेस पार्टी के सभी सर्वे में वो महत्वपूर्ण है। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलने की काम कर रहे हैं। इसका हम ये नहीं कर रहे। ठीक है, वापस आपके पास लौटूंगा सर, मैं वापस मैं आपके पास लौटूंगा। नीरज जैन जी, देखोगे तो नीरज जैन जी, सर क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी ये सोच समझकर बैठ गई है कि किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जाएगा राजस्थान में? महिला का तो जिक्र मैं अभी कर ही नहीं रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जिन उम्मीदवारों को उतारती है वो किसी जाति, पंथ, मजहब, समाज के आधार पे नहीं, कार्यकर्ता, हमारे अच्छे कार्यकर्ता जो कि जनता के बीच में काम कर रहे हैं, उनमें से हमारे कार्यकर्ताओं की जिन पर राय हो, हमारे नेताओं का जिन पर विश्वास हो, और जो सर्वे में भी जिनको लेकर के कहीं ना कहीं रायशुमारी में भी सिलेक्शन हो, उनमें से टिकट दिया जाता है। तो जाति, पंथ, मजहब, धर्म, समाज ये कई विषय नहीं है। टिकट कार्यकर्ता को देना चाहिए। सर जनता सब जानती है, जो जनता के बीच में जाकर जनता के सब जनता के जानती है, काम और को कर सके। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है सर, जनता सब जानती है।
पिछले 25 में से एक बताइए जो मुस्लिम कैंडिडेट हो। एक यूनुस खान को छोड़ दीजिए, 200 में से एक कैंडिडेट बताइए, उनको किस परिस्थिति में उतारा गया आप भी जानते हैं। और अब 19 की लिस्ट आ गई है, इनमें से जरा बताइए सर। और अभी पूरी लिस्ट नहीं आई है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित कैडर बेस्ड पार्टी है, जो बूथ मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, अपने मंडल के काम, अपने कामों के लिए जानी जाती है, जनता के बीच में काम करने वाले कार्यकर्ताओं में से उनका चयन होता है और उनको टिकट दिया जाता है। बताइए पिछली बार, अच्छा जरा बताइए, सुनिए जरा, अरे सर सुनिए जरा, कैडर बेस्ड पार्टी कह रहे हैं, कर्नल सोनाराम कौन सी कैडर बेस से थे पिछली बार? गौतम गंभीर कौन से कैडर बेस से है इस बार? जया प्रदा कौन से कैडर बेस से है इस बार? आपने अभी बाबा बालकनाथ कौन से कैडर बेस से है इस बार? एक सेकंड, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि हमारा अधिकतम सिलेक्शन वो रहता है। इसके अतिरिक्त भी अगर लगता है कि वहां की स्थिति, वहां की परिस्थिति, देश काल समाज के हिसाब से भी अगर कहीं निर्णय करना होता है तो करने पड़ते हैं, करते हैं जी। और सभी पार्टियां करती है, तो भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं करती। और भारतीय जनता पार्टी ने जिन्होंने कैडर बेस पार्टी और कैडर बेस के आधार पर टिकट दिया जाता है, के कार्य में आस्था रखी, भारतीय जनता पार्टी आस्था रखी, वो आकर के चुनाव लड़ते हैं, तो उनका भी स्वागत है। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। अवधेश याकोदिया जी, सर मिशन 25 की राह में सुपर स्पेशल 19 जो दोनों ही पार्टियों की तरफ से उतारे गए हैं, एक चीज कॉमन है, दोनों ने ही पुरानों पर, विश्वास पात्रों पर भरोसा जताया है, फिर चाहे वो जिताऊ हो या फिर वो बीते चुनाव में हार चुके हों। क्या दोनों ही पार्टियां इस बार के चुनाव में रिस्क लेने से डरती नजर आ रही है? देखिए, लोकसभा का जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि उसकी कम सीटें यहाँ पर आएँ। दोनों का मिशन 25 है। अब उसमें से कौन ज़्यादा सीटें जीतता है, उसके लिए कौन जिताऊ उम्मीदवार हो सकता है। अभी आपने दोनों लोगों से पूछा, दोनों कांग्रेस और भाजपा के लोगों से जी। दोनों ने कहा कि हम जो कार्यकर्ता जो सक्रिय रूप से नेता रहे हैं उनको टिकट मिला है, कार्यकर्ता जो चाहते थे उनको टिकट मिला है, लेकिन टिकट बांटने का एक ही पैमाना है, एक ही पैरामीटर है, विनेबिलिटी। जिताऊ कौन है वही देखा जाता है। उसके लिए यदि आपको किसी दूसरी पार्टी से, तो हर चुनाव में यही क्राइटेरिया होता होगा। बिल्कुल, हर चुनाव में इसी क्राइटेरिया के आधार पर वो लोकसभा हार गए, इसी क्राइटेरिया के आधार पर वो विधानसभा हार गए और फिर टिकट की दौड़ में आके टिकट ले गए। देखिए, चुनाव में केवल उम्मीदवार ही एक फैक्टर नहीं होता है, उसके अलावा आपकी पार्टी के पक्ष में किस तरह की हवा है, ओवरऑल पूरे देश में, प्रदेश में किस तरह के समीकरण है, ये भी काम करते हैं। पार्टी कोशिश करती है कि उम्मीदवार कम से कम उस तरह का दिया जाए जिससे वो जीत सके चुनाव। लेकिन बाकी जो फैक्टर होते हैं वो पार्टी के हाथ में नहीं होता है। कम से कम चुनाव के समय, जैसे 2014 का जो चुनाव था उसमें पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल था, तो कांग्रेस उस माहौल को अचानक नहीं बदल सकती थी, लेकिन उम्मीदवार उस तरह के उतारे जाते हैं कि वो जिताऊ हों। केवल यही पैरामीटर काम करता है। अब ये इस तरह की बातें करना, मोनोटोनस की जो कार्यकर्ताओं के बीच में रहता है, लगातार जनसंपर्क करता है, सक्रिय रहता है, उसको टिकट देता है, टिकट उसी को मिलता है जो जिता होता है, भले ही दूसरी पार्टी से उसको बुलाना पड़े, ज्वाइन करा के 2 घंटे में टिकट देना पड़े, दिया जाता है। ठीक है अवधेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति भी जुड़ गई हैं। अदिति, एक तो आपके जरिए फर्स्ट इंडिया ने अपने दर्शकों को सबसे पहले अपडेट किया है हर लिस्ट को लेकर। अब इस लिस्ट का जब हम एनालिसिस यहां पर कर रहे हैं तो ये जानना चाह रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों ने पुरानों पर भरोसा जताया है, नयों को बहुत ज्यादा मौका नहीं दिया। इसके पीछे की रणनीति दिल्ली में बैठकर क्या नजर आई? देखिए, जैसा अभी उन्होंने कहा कि जिताऊ कैंडिडेट की प्रक्रिया रहती है, क्योंकि क्या है यहाँ पर बहुत लोगों की जो जैसे बोलते हैं इज्जत दांव पर है, इस तरह से कहा जा सकता है, या साख दांव पर है। और जितने भी लोगों को टिकट दिया गया है, यहाँ पर बीजेपी की बात करते हैं, ज्यादातर लोगों को यहाँ पर जो कम से कम 15 उम्मीदवार हैं जिनको सांसदों को टिकट दिया गया है, उन पर ही विश्वास जताया गया है। तो ऐसे में ऐसी कई सीटें हैं, हॉट सीट, जहां पर जैसे अगर जोधपुर की बात करें, क्यों जिताऊ उम्मीदवार, बार बार बात आ रही थी कांग्रेस के लिए कि बड़े चेहरों को लड़ाया जाए जिससे पार्टी सीट निकाल पाए। सचिन पायलट का नाम था, सीपी जोशी का नाम था, कटारिया की सीट पर अभी भी सवाल है कि कटारिया के चुनाव जीतेंगे या कटारिया लड़ेंगे, सबसे पहला सवाल है। तो कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि ऐसे चेहरों को उतारा जाए जिससे पार्टी की जीत सुनिश्चित हो, क्योंकि अशोक गहलोत के कंधे पर ये सारे जीत का सेहरा बंधेगा, या अगर कोई हार होती है या पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती तो अशोक गहलोत, क्योंकि जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो ज्यादातर एमएलएज ने या ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने कहा कि
20 से अधिक सीटों पर अशोक गहलोत का प्रभाव है। अब आपसे बात करते हैं हॉट सीट की। जोधपुर की अगर बात करें तो जोधपुर में एक तरफ तो बीजेपी ने अपने पुराने योद्धा को, और खास तौर पे वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में भी रखा गया था, वो मुख्यमंत्री की दौड़ में भी रहे, गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके सामने है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत। एक हॉट सीट यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। दरअसल एक बड़ी खबर यहाँ पर मिल रही है और बड़ी खबर यह है कि कर्नल बैसला या उनकी पुत्री को अजमेर से कांग्रेस टिकट देने का प्रकरण है और एन वक्त पर बिगड़ा खेल। यहाँ पर कर्नल रवाना हो गए थे राहुल से दिल्ली मिलने, लेकिन कर्नल के बहरोड पहुंचते ही एक प्रभावशाली गुर्जर नेता ने किया कर्नल को फोन और उनकी कांग्रेस ज्वाइनिंग करने पर एक तरह से लगाया अभिषेक। फोन सुनकर भावुक कर्नल बहरोड से वापस जो है जयपुर लौट गए हैं और इस तरह बैसला या उनकी पुत्री को अजमेर से कांग्रेस टिकट देने का विषय समाप्त हो गया। यानी कि जितने भी कयास यहां पर लगाए जा रहे थे उन पर अल्प विराम यहां पर लग गया है। अदिति हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं, उसके अलावा तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए जिनसे बातचीत हम कर रहे हैं। इस दौरान सवाल मेरा यह है कि नीरज जैन जी, क्या बाकी जो 6 बचे हैं एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा जाएगा या नहीं उतारा जाएगा? देखिए, मैंने आपके इस सवाल का पहले भी जवाब दिया। हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। चुनाव लड़ने वाला किस जाति का, मजहब का, पंथ का, धर्म का, समाज का है, ये कहीं भी तय नहीं होता। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते उसे टिकट दिया जाएगा। और एक फैक्टर ये भी है कि वो जिताऊ भी होना चाहिए, जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। ठीक है सर, आपने यहां पर संदेश साफ दे दिया कि टिकट किसी को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप यहां पर कह रहे हैं। अदिति हमारे साथ जुड़ी है। अदिति, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से 5 ऐसे विधायक हैं जो विधानसभा का चुनाव हार गए और उनको कांग्रेस ने लोकसभा में रिपीट किया है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अब जो दोनों ही पार्टियों की तरफ से 6 नाम बच गए हैं, आपको लग रहा है बीजेपी की तरफ से कोई मुस्लिम कैंडिडेट राजस्थान में हो सकता है? और दूसरा है कि अगर महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाता है तो बीजेपी की तरफ से कितनी महिलाएं कौन सी सीट से हो सकती है? पहला सवाल आपका है कि बीजेपी की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट दिया जाएगा क्या राजस्थान में? जी। इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। हालांकि नागौर सीट, आज जब 3 सीटें अनाउंस हुई हैं तो उसमें एक नागौर सीट थी जिसका अनाउंसमेंट होना था, लेकिन उसे एंड वक्त पे रोका गया। देखिए, नागौर सीट पर 2 वजह से पेच फंसा हुआ था। पहला, क्या सीआर चौधरी को टिकट दिया जाए? दूसरा, सीआर चौधरी को लेकर लोकल लीडरशिप जो थी वहां की, या लोकल लोग थे, जो संगठन था नागौर का, वो नाराज थे और उन्होंने कई तरह की शिकायत से लेकर फीडबैक दिल्ली तक पहुंचाए। वहीं यूनुस खान अपनी दावेदारी लगातार नागौर से कर रहे थे। तो यूनुस खान एकमात्र मुस्लिम चेहरा है जिनको अगर टिकट देती तो उनको मिल सकता था, लेकिन उनके साथ विधानसभा में ना संघ साथ था और ना केंद्र की जो पूरा संगठन साथ था। इसलिए बहुत कोशिशों के बाद उनको लड़ाया गया टॉक से, और वो टॉक से नहीं जीत पाए, वो सीट भी डिफिकल्ट थी। लेकिन लगातार यूनुस खान और उनके लोग कोशिश कर रहे थे कि सीआर चौधरी की टिकट काटी जाए। यूनुस खान ने हर तरह से कोशिश भी की और वहीं सीआर चौधरी ने भी अपनी पुरजोर कोशिश की। हालांकि वसुंधरा राजे यूनुस खान के भी करीबी माने जाते हैं, यूनुस खान वसुंधरा राजे के, और सीआर चौधरी का भी गुड बुक्स में आते हैं, वसुंधरा राजे के गुड बुक्स में सीआर चौधरी आते हैं। तो पहला सवाल था कि किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को फिलहाल, क्योंकि ओवरऑल अगर पूरे देश में देखा जाए तो अभी तक केवल 7 के लगभग सीटें हैं जो बीजेपी ने टिकट दी है। उसमें उत्तर प्रदेश और आंध्रा और तमाम और राज्य हैं जहां पर 70% मुस्लिम आबादी है और वहां पर और कोई कैंडिडेट हो ही नहीं सकता अगर चुनाव निकालना है। दूसरा, महिलाओं को देखो, महिलाओं को लेकर एक राजसमंद सीट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से दिया कुमारी का सीट लगभग फाइनल है। और उम्मीद यही है कि जो राजसमंद सीट है वहां से महिला लड़ाई जाए। कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पर दोनों ही लगातार 5 सालों से, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य सरकार हो, बात यही करती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिलाओं की भागीदारी होगी, लेकिन जब टिकट देने की बात होती है तो बहुत चयन सोच, दोनों ही कन्नी काटते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। सुमेर चारण जी, सर 19 नामों की घोषणा यहाँ पर हो गई है, क्या लगता है कितने उम्मीदवार ऐसे जो दमदार आपको दिखाई दे रहे हैं और सीट निकाल लेंगे?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों से राजस्थान की जनता त्रस्त थी, जिन्होंने आईना दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी को। मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त थी, उन्होंने दिखा दिया। साथ ही छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त थी, उन्होंने दिखा दिया। अब बात आता है हिंदुस्तान की संपूर्ण लोकसभा जो चुनाव होने वाले हैं, इन चुनाव, ये वाकई में एक अलग तरीके का चुनाव है। ये देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, तो साथ ही उस युवाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है जो काफी समय से बेरोजगार बैठा है। 15 लाख की घोषणा। अच्छा सर, बताइए ना सर, 19 में से वो बेरोजगार युवक कौन है या बेरोजगारों का नेता कौन है जिसको टिकट दे दिया हो? जी सर, इन 19 उम्मीदवारों में से वो कौन सा नेता है जो बेरोजगारों का नुमाइंदगी करता है और उसको टिकट दे दिया? कांग्रेस पार्टी, आपने देखा होगा राजस्थान में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, बेरोजगारों का भत्ता चालू हुआ या नहीं हुआ? अरे सर मुझे बताइए ना, टिकट किसको दे दिया? नहीं, बेरोजगारों को टिकट, बेरोजगार का मैं विकास के नाम पे बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच थी, जो मुद्दे, जिस मुद्दे पे आज घोषणा पत्र, आप 2014 का घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का उठा के देख लेंगे तो आप खुद आंकलन लगा बैठेंगे कि कितने काम हुए, कितने नहीं हुए। सर 2014 छोड़ दीजिए, पीछे के 20 साल के घोषणा पत्र दोनों ही पार्टियों के उठा लीजिएगा, बहुत ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देगा। अवधेश आकोदिया जी, अवधेश आकोदिया जी, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा लेकिन टिकट देंगे नहीं। मुसलमानों के उत्थान को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा, टिकट देंगे नहीं। इसके अलावा बेरोजगारों को रोजगार के नाम पर टिकट दिया जाए, चुनाव लड़ा जाएगा, किसी बेरोजगार संघ से किसी नेता को टिकट दिया जाएगा नहीं। ये तो है असलियत। लेकिन मेरा सवाल यह कि 19 जगह पर दोनों ही पार्टियों ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आप जो ये स्ट्रेटेजी देख रहे हैं, इसमें जातिगत आधार तो है ही, वहां का कास्ट फैक्टर और इसके अलावा जो वहां की रणनीति है वो भी यहां पर दिखाई देती है। आपको मजबूत कौन दिखाई देता है? देखिए, ये पूरा डिपेंड करता है कि किस सीट पर कौन उम्मीदवार जीतेगा, चुनाव किस तरह से आगे जाता है। यदि चुनाव लड़ा गया राष्ट्रीय मुद्दों पर जी, तो उसमें बीजेपी को निश्चित रूप से फायदा होगा। राष्ट्रीय मुद्दे मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा, जो एयर स्ट्राइक की भारतीय सेना ने, उसके बाद का जो पूरा माहौल है उसको लेके, तो यदि चुनाव का जो पूरा फोकस है वो इसी मुद्दे पर टिका रहा ज़्यादा, तो बीजेपी को निश्चित रूप से फायदा होगा। यदि मुद्दे दूसरे आए, स्थानीय आए, जैसे रोजगार है, बाकी मसले हैं, स्थानीय जातीय समीकरण है, यदि वो मुद्दे आए तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो सुधर सकता है। देखिए, राजस्थान में इस तरह का ट्रेंड रहा है कि जो सत्ताधारी दल होता है उसकी ज़्यादा सीटें आती हैं लोकसभा चुनाव में, भले ही लोकसभा विधानसभा चुनाव में वो जीत का मार्जिन कम रहा हो। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी को एडवांटेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है राजस्थान में। इसका कारण ये है कि एक तो नरेंद्र मोदी का चेहरा, और दूसरा जो चुनाव के मुद्दे हैं वो पूरे एक तरह से इमोशनल मुद्दों में बदल गया है। वो जो राष्ट्रवाद का एक ज्वार उठा है पूरे देश में, यदि उस पर ही वोट पड़ते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन यदि हम सीट वाइज बात करें, कांग्रेस इस पूरे परिदृश्य में भी कुछ सीटों पर मजबूत दिखाई देती है। उसमें से बाड़मेर जैसलमेर की सीट है, सीकर की एक सीट है, इसके अलावा टोंक सवाई माधोपुर की एक सीट है। ये इस तरह की कई सीटें जहाँ पर कांग्रेस इस तरह के माहौल में भी मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन यदि इस टैली को लेके जाना है बराबरी के मुकाबले पर, 25 सीटों में से 12-13 मिशन 25 है हालांकि दोनों पार्टियों का, लेकिन यदि वहां तक लेके जाना है तो इस चुनाव को स्थानीय मुद्दों पर लाना पड़ेगा। वो मुद्दे जो अमित शाह और मोदी की बीजेपी ने खड़े किए हैं पूरे देश में। लेकिन सर वाकई में आपको लग रहा है कि स्थानीय मुद्दे जनता के सहन में भी टिके हुए हैं? देखिए, यही इस हमारे लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। पूरे 5 साल जो जनता है वो अलग तरह की चीज़ों को महसूस करती है, उनका खामियाजा उठाती है, लेकिन चुनाव के समय उठाए जाते हैं नेताओं की तरफ से ऐसे मुद्दे जो इमोशनल होते हैं जी। इमोशन में जब आदमी आता है तो बाकी मुद्दों को भूल जाता है। अदिति हमारे साथ जुड़ी हैं। अदिति, जिस तरीके से आप अवधेश आकोदिया को यहाँ पर सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि अगर चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा गया तो बीजेपी को एडवांटेज यहाँ पर हो सकता है। लेकिन एक खबर चली, खबर यह कि जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस जो है किसी शहीद परिवार से टिकट किसी को दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान में एक अलग तरीके की फ्लिप भी होती हुई दिखाई दे सकती है कुछ सीटों को लेकर। ऐसी कोई खबर वहां से मिल रही है कि राष्ट्रवाद को लेकर कांग्रेस किस तरीके की रणनीति बना रही है और जो टिकट यहां पर दिए गए हैं उनके जरिए उसको कैसे राजस्थान में आगे बढ़ाया जा रहा है? अदिति, वापस हम आपके पास आएंगे, लेकिन सुमेर चारण जी, ये तो तय है सर कि जिस तरीके से इस वक्त देश के अंदर माहौल है, आपके नेताओं को जिनको आपने प्रत्याशी बनाया है, और आप राहुल गांधी से लेकर बाकी नेताओं पर आ जाइए, वो स्थानीय उम्मीदवारों को हिट नहीं कर रहे हैं, वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी को हिट कर रहे हैं।
वो राष्ट्रीय नीति को हिट कर रहे हैं, आज वो 2014 आके बड़े का नेताओं को चुनाव हिट कर रहे हैं। ये तो 2014 तय है का कि चुनाव पॉलिसी देखिए बहुत आप क्लियर है। प्रधानमंत्री जी ने ये चीज बोली थी कि हम ये कर देंगे। आज वो वादे कहाँ हैं? वो जो वादों पे काम करने की जो क्षमता थी वो कहाँ गई? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। आपने खुद ने स्पीच सुनी होगी नरेंद्र मोदी जी की कि काला धन वापस आएगा। आप कम से कम एक स्पष्टीकरण तो दीजिए जनता के बीच में, जाके बोलिए तो सही कि काला धन नहीं ला पाए हम लोग। काले धन की एवज में आपने खुद का सम्मान बचाने के लिए, खुद का मान बचाने के लिए आपने घरेलू पैसे पे नोटबंदी लगा दी। आप लोगों ने 500 और 1000 के नोट से कितना देश को लाभ हुआ? क्या आज वो देश, वो युवा, वो व्यापारी जो ठगा महसूस कर रहा था, मान लीजिए मैं वही तो कह रहा हूं कि एक बार फिर से बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर, इन सब सीटों पर वहां के स्थानीय मुद्दे नहीं होंगे, नहीं कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय मुद्दे होंगे। एक बार फिर से आप देखिए, कांग्रेस पार्टी पे इन लोगों ने आरोप लगाए। अब आरोप सिद्ध आप करो, आपका सरकार है, आप आरोप कैसे सिद्ध कर सकते हो? आप पीडीपी से समझौता। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, धारा 370 हटाने की बात करते हो। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, ये कैलकुलेशन मुझे समझाइएगा। ठीक है सुमेर चारण जी, ये मैं अपनी जर्नल नॉलेज के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस कैलकुलेशन को समझाइएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि साल में बीपीएल परिवारों के 72,000 रुपए उनको दिए जाएंगे जी, ये कह रहे हैं वो, ये कह रहे हैं सर जी। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि 12,000 प्रति माह के हिसाब से दिए जाएंगे। अब ये कैलकुलेशन मुझे समझाइए सर। देखिए 12,000 रुपए प्रति माह जी, अगर किसी व्यक्ति की इनकम नहीं है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम है 6,000 रुपए, तो 6,000 रुपए सरकार मिलाएगी। ये है राहुल गांधी जी का सिस्टम। और किसी की अगर है ही नहीं तो 6,000 रुपए तक अब काम तो करना ही पड़ेगा। काम तो मनुष्य का कर्म होता है, और कर्म ही अगर व्यक्ति नहीं तो सर करेगा ये मत कहिए ना कि ये मत कहिए ना कि 12,000 प्रति माह दिया जाएगा, कहिए मैक्सिमम 6,000 दिए जाएंगे। हमने उसका न्याय नाम क्यों रखा है? आप ये दीजिए, न्यूनतम आय का एक स्रोत होना चाहिए। ठीक है, अदिति हमारे साथ जुड़ी हुई है। अदिति का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं दिल्ली से। अदिति, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उनको दमदार करने के लिए सिर्फ राष्ट्रवाद इकलौता ऐसा हथियार जिसके दम पर दोनों ही पार्टियां मैदान में नजर आएंगी, स्थानीय मुद्दे गौण हो जाएंगे? लगता है एक बार फिर से कुछ टेक्निकल समस्या यहां पर आ रही है। नेशनल मुद्दा हो गया। अदिति सुन पा रहे हैं, बताइए। बिल्कुल, देखिए मैं कह रही हूं, मैं कहना चाहती हूं कि अभी अवधेश जी ने कहा कि जो पैसे की कमी वाली बात कही, जो बेरोजगारी वाली बात कही, वो तो स्थानीय मुद्दा है और राष्ट्रवाद है इनका, जो नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। तो देखिए अगर राष्ट्रवाद, अब पूरे साल विकास की बात हुई, 5 सालों में विकास को लेकर तमाम चीजों को लेकर चर्चा करते रहे, लेकिन अंत में एयर स्ट्राइक हुआ और राष्ट्रवाद पे मुद्दा हो गया। तो कांग्रेस की काट क्या थी? पिछले इतने समय में कांग्रेस ने जो नरेंद्र मोदी या भाजपा सरकार का जो राष्ट्रवाद का मुद्दा था उसकी कोई काट करी? क्या न्याय योजना राष्ट्रवाद की काट है? और अब जब हम सिर्फ राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जब कैंडिडेट आए तो जाति समीकरण से आए। तो जब कोई चुनाव होता है तो उसमें बड़े जो लीडर्स हैं, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी का चेहरा और राहुल गांधी का चेहरा तो डेफिनेटली चुनाव में आएगा ही आएगा, स्थानीय मुद्दा भी आएगा। लेकिन क्योंकि अब देश की हवा बदली है और शायद इसे ही राजनीति कहते हैं कि अब पूरे 5 साल महंगाई की बात थी, बेरोजगारी की बात थी, विकास की बात थी, लेकिन अब सब इमोशनल फैक्टर हो चुका है, राष्ट्रवाद का मुद्दा आ चुका है। तो कांग्रेस ने यहाँ पर, जब वो कांग्रेस लगातार मानती रही है कि एयर स्ट्राइक शायद उस ढंग से नहीं हुई, उतने लोग मरे नहीं, या हमने अपने जमाने में 23 से ज्यादा सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो क्यों कांग्रेस उस तरीके से उसकी काट नहीं कर पा रही? और यही वजह रहेगी कि जो 60% जो पूरा चुनाव है, जिसके लिए बार बार ये कहा जा रहा है कि इस बार पहली बार ऐसा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के अलावा भी वेव है कि ठीक है अदिति, आप क्योंकि दिल्ली में हैं, अगर आप बता पाए तो हमारे दर्शकों को अपडेट कीजिए। बाकी बचे नाम उम्मीद करें कि आज या कल में घोषित हो जाएंगे। देखिए आज भी कांग्रेस की पहले बात करते हैं। कांग्रेस ने कल बैठक की, लगातार पिछले 2 महीनों से बैठकें चल रही थी, लेकिन अभी भी वो 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर
आपसी तालमेल कह सकते हैं या आपसी बातचीत नहीं बैठ पा रही है। कुछ देर पहले अभी फिर अशोक गहलोत ने केसी वेणुगोपाल के आवास पर मुलाकात की और उसके अलावा सचिन पायलट से लेकर तमाम लोग अविनाश पांडे उसमें मौजूद रहे। तो जो बची सीटें हैं उन पर अभी भी सहमति, अजमेर एक बड़ा नाम है, उस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। अभी आपने एक अपडेट भी दिया, लगातार ये बात थी कि वहां से झुनझुनवाला को चुनाव लड़ाएंगे, उससे पहले रघु शर्मा का भी नाम आया, उससे पहले सचिन पायलट, फिर बीच में बहारी बैसला की बेटी का नाम आया। तो लगातार अशोक गहलोत के पास फोन गए कि हमको बाहरी आदमी को नहीं लड़ाना। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर कांग्रेस में अभी भी आपसी सहमति नहीं बनी। अदिति, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवधेश आकोदिया जी, एक लाइन में मैं आपसे फाइनल कमेंट यहां पर चाहूंगा, क्या वाकई में लगता है कि दोनों तरफ से स्पेशल सुपर 19 उतारे गए? देखिए, दोनों दलों ने कोशिश की है, लेकिन दोनों दलों ने कुछ सीटों पर औसत प्रत्याशी उतारे हैं, कुछ पर बहुत अच्छे प्रत्याशी उतारे हैं, कुछ पर बहुत ही खराब प्रत्याशी उतारे हैं। दोनों दलों की तरफ से टिकट वितरण में गलतियां हुई हैं और इसका असर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज जैन जी आपका भी शुक्रिया और सुमेर चारण जी आपका भी शुक्रिया। अदिति आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल ये था कि क्या वाकई में जो बीते चुनाव में हारे हुए हैं उनको मैदान में उतारा गया, अपने सर्वश्रेष्ठ सांसद का टिकट काट दिया गया, क्या वाकई में जिताऊ कैंडिडेट को ही मैदान में उतारा गया है? ये फैसला अब जनता को करना है। जवाब तो देना पड़ेगा। फिलहाल में इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।